तो चलिए आज का अपना जियोग्राफी का सेकेंड चैप्टर का टॉपिक जो है वो है लेटराइट मृदा। और इसी के साथ ध्यान से समझो रे, ये 7वां महीना चल रहा है अपना, 8वां 9वां और 10वां। 3 महीना लगभग आपका बचा है सिलेबस को खत्म करने के लिए, यानी नवंबर से दिसंबर में आपका क्या हो जाएगा, सिलेबस खत्म। और हो सकता है आपके साथ कंपटीशन बढ़ने वाला है। क्यों कंपटीशन बढ़ने वाला है? क्योंकि इस बार अपने कोचिंग में क्रैश कोर्स, किसी भी कोचिंग का बच्चा हो, किसी भी कोचिंग का बच्चा हो, अगर वो कुछ भी नहीं भी पढ़ा होगा, तुम्हारे भी भाई बहन चाचा चाची मौसा मौसी रिलेशन तक का अगर लड़का हो, कुछ नहीं पढ़ा होगा, कुछ नहीं, तो उसको क्रैश कोर्स में बुला, या फिर आके वो क्रैश कोर्स का क्लास देख सकता है। पहला नंबर तो ये क्रैश कोर्स जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो बिल्कुल ही फ्री रहेगा, बिल्कुल फ्री, 1 रुपया मतलब नहीं लिया जाएगा। बच्चा का अगर परफॉर्मेंस बढ़िया रहा तो उसको टेस्ट का भी उसका पैसा नहीं लगेगा, यानी टेस्ट लिया जाएगा आपसे। और जो बच्चा, जैसे 50 नंबर का टेस्ट हुआ, और जो बच्चा 50 में 45 एबव लाएगा उसका टेस्ट का भी पैसा नहीं लगेगा, किसी भी कोचिंग का बच्चा हो। और ये भी नहीं है टेस्ट के नाम पे हड़प लिया जाएगा, समझ रहे हो कि टेस्ट भाई चलिए क्रैश कोर्स फ्री में कर लिए और क्रैश कोर्स में ना एक पेज का 10-10 रुपया ले लिए, ये नहीं होगा। एक पेज टेस्ट के टाइम मात्र 1 रुपया, समझ रहे हो? टेस्ट का जो तुम्हारा होगा एक पेज 1 रुपया, तो अभी तो तुम 2 रुपया देते हो, लेकिन टेस्ट के टाइम पे इसका भी क्या किया जाएगा, इस जीरोक्स का भी रेट घटा दिया जाएगा। क्या रुपया कर दिया जाएगा, 1 रुपया, दोनों तरफ जीरोक्स करने के बाद। तो याद रखना, यानी पूरे आपको 45 से 60 दिन का क्लास कराया जाएगा, उसमें ना तुम्हारा 100 रुपये के आसपास का खर्चा होगा। लेकिन उसमें अलग से है, जितने भी बच्चे फर्स्ट डिवीजन आएंगे, किसी भी, वो क्रैश कोर्स में बच्चा आया हो या फिर वो स्टार्टिंग से मेरे पास पढ़ता हो, जितने भी बच्चे फर्स्ट डिवीजन आएंगे उन सब का 11th में जो पूरे साल का फी किया जाएगा वो कितना किया जाएगा, मात्र 1000 रुपया। कितना? और उससे भी बेहतर सुनो, जो बच्चा 400 प्लस ला देगा उसका 11th का फी हो जाएगा माफ। 11th में आपको 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, 11th आप फ्री में पढ़ सकते हो। तो ये आज से आपका मोटिवेशन है। और कोचिंग का जो रिकॉर्ड है 453 नंबर, सॉरी 58 नंबर, वो रिकॉर्ड को जो बच्चा तोड़ देगा उसके लिए 11th क्लास फ्री, 12th क्लास फ्री, टेस्ट फ्री, नोटबुक फ्री, और ऊपर से एक डिजिटल आपको कोई सुविधा दिया जाएगा। उसमें हो सकता है कि आपको मोबाइल फोन दे दिया जाए, हो सकता है आपको लैपटॉप दे दिया जाए। तो ये तुम्हारा क्या है, इस बार का मोटिवेशन है। तो तुम चाहते हो कि गार्जियन का मेरा 10वीं के बाद 1 भी रुपया नहीं लगे, तो कम से कम आप 458 जो है उसको आप क्या करिए, ब्रेक करिए। और जो 450 इस स्कोर को ब्रेक नहीं कर पाएगा, 450 प्लस लाएगा, उसको भी लगभग ये सभी सुविधाएं दी जाएंगी। ठीक है, तो इसको मोटिवेशन बना के पढ़ो। चलो आते हैं हम इधर लेटराइट मृदा पे। तो कोई भी तुम्हारा भाई वगैरह है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उसको जाके बोल दो कि आराम से कुछ नहीं खस पढ़ ले, तब हम कोनो बात नहीं के। हमारा कोचिंग में 1 नवंबर से क्लास स्टार्ट हुई, क्रैश कोर्स, उमें के चलिए उमें सब पढ़ा दिया, सब मतलब यहां से यहां तक। तुम्हारा भी कुछ अगर अभी भी तुमको पता है
मैथ काम लगी है तो दूसरा बार रिवीजन कर रहे हैं, एक बार और रिवीजन करा देंगे। मौका मिला तो मैथ को और 2 बार रिवीजन कराएंगे। आ जाओ इधर, लेटराइड मृदा। पूरा लेटराइड शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लैटरल शब्द से हुआ है। लेटराइड जो शब्द है, ये शब्द कौन से भाषा से बना है भाई? ग्रीक। ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से लेटराइड बना है? ठीक है, कौन से? लैटर से, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ईंट। क्या होता है शाब्दिक अर्थ? ईंट। भारत में लेटराइड मृदा का विस्तार 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि भारत में लेटराइड मृदा का विस्तार निम्न में से कितना है, तो 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर लेटराइड मृदा का विस्तार है। किसी को कोई दिक्कत? आगे ध्यान दो बाबू। एल्युमिनियम और लौह के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। लेटराइड मृदा का रंग कैसा होता है? लाल। एग्जाम में अगर ये पूछ दे कि लेटराइड मृदा का रंग लाल किसके कारण होता है, तो उसमें उपस्थित एल्युमिनियम और लोहा के ऑक्साइड के कारण। ठीक है, आगे आप बात करो बाबू। लेटराइड मिट्टी में हुमस की मात्रा नगण्य होती है। ये ना के बराबर इसमें क्या होता है जी? हुमस होता है, गीलापन। ठीक है, ये आप दिखाई पड़ रहा है आपको, यही कौन सा मृदा है बाबू? लेटराइड है। रंग कैसा होता है? लाल। किसके कारण रंग इसका लाल होता है? यहाँ पे आप लोग कंफ्यूजन हो जाइएगा। एग्जाम में अगर ये मार्क आ जाइएगा कि एल्युमिनियम और लोहा के कारण, तो गलती हो जाएगा। एल्युमिनियम और लोहा के ऑक्साइड के कारण लेटराइड मृदा का रंग कैसा होता है भैया? ठीक है, लेटराइड मिट्टी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम में मिलता है। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि लेटराइड मृदा भारत के किन किन राज्यों में मिलता है, तो आप लिखिएगा कि लेटराइड मृदा भारत के कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम में मिलता है। ठीक है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। हेलो हेलो, नजरें स्क्रीन पे, नजरें हटी दुर्घटना घटी, तो आप नजर बनाए रखो। जब भी देखो कोशिश ये होना चाहिए कि मैं जब पढ़ रहा हूं ना, इस सब चीज को समझा रहे हैं, उसी समय ना तुमको ना 70 to 80% चीजें याद हो जाना चाहिए। घर पे जाओ केवल पॉलिश मारो, बस समझ रहे हो? पॉलिश मारो, अरे भाई तो आता है अपने को। क्या समझाने से आपको फायदा होता है? बहुत फायदा होता है। ठीक है, तो बोल रहा है बाबू कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में लेटराइड मृदा में चाय एवं कहावा यानी कॉफी, कहावा मतलब कॉफी, कॉफी का उत्पादन किया जाता है। तो आपसे पूछेगा कि भारत के किन राज्यों में लेटराइड मृदा में कॉफी और चाय की फसल उगाई जाती है या उत्पादन की जाती है, तो कौन कौन से राज्य में? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इनमें लेटराइड मृदा में चाय और कॉफी की उत्पादन की जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में लेटराइड मिट्टी काजू की खेती। काजू जानते हो सब? अच्छा लगता है? हाँ, काजू खाया कौन सा? काजू की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। लेटराइड मिट्टी जो है, यही लेटराइड मिट्टी किस खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है? काजू की खेती के लिए। और कहाँ पे काजू की खेती की जाती है लेटराइड मिट्टी में? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। ठीक है बाबू, काजू। नाम देख रहे हो सब कितना बढ़िया है, काजू। अच्छा ध्यान से देखो, बहुत सारे लोग हैं ना जो आपको बोलेंगे पिस्ता बादाम खाने से दिमाग बढ़ता है। बादाम खाने से दिमाग नहीं बढ़ता है बाबू, ठोकर खाने से दिमाग बढ़ता है। बस समझ रहे हो?
तो बादाम पिस्ता बादाम खाइए और दबा के सोइए तो आपका दिमाग नहीं बढ़ेगा। आप मेरे पास रोज रोज ना याद करके आइए और आप ठोकर खाइए मेरे पास आ करके, तब आपका दिमाग बढ़ेगा। ठीक है। मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा शुष्क ऋतु, अल्प वर्षा, हुमस रहित, बालू मिट्टी वाले क्षेत्र में विकसित होती है। ये मरुस्थलीय मृदा कहाँ पे विकसित होती है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, और आप लोग प्लीज ध्यान दो। तो मरुस्थलीय मृदा जो है ये शुष्क ऋतु, जहां पे नमी की मात्रा नहीं हो वहां पे, यानी गर्मी के दिनों में जहां पे गर्मी अधिक हो, शुष्क ऋतु। अल्प वर्षा, जहां पे बारिश कम होता हो। हुमस रहित, मतलब जहां पे नमी की मात्रा नहीं हो। बालू मिट्टी वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। बता दोगे किसी को? आप अगर बतियाइएगा तो फिर हमको दिक्कत होगा, और जब हमको दिक्कत होगा तो हम भी फिर आपसे बतिया बतिया के हिस्ट्री वाला क्वेश्चन सुनेंगे। फिर आप बोलिएगा कि भैया आप ना रोज मारने के फेर में लग जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आज किसी के पापा जी कॉल किए थे मेरे पास। किसके पापा कॉल किए थे? खड़ा हो जाएगा क्या? जो स्कूल जाने के लिए मना कर रहा था। कौन है? खड़ा हो जाओ। अरे आई थिंक उसके पापा का ना नंबर ट्रू कलर पे कारपेंटर दिखा रहा था। कौन है? इधर इधर इधर, अरे इधर इधर। अच्छा देखो, ये देखो, ये अलग भौकाल बना के रखा है। इधर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। ये ना अलग भौकाल, ये जाके अपने पापा से बोला है कि भैया इतना होमवर्क दे रहे हैं ना कि स्कूल जाने के लिए, मतलब स्कूल में जाने पे होमवर्क कंप्लीट नहीं हो रहा है। इतना हम होमवर्क दे रहे हैं। कितना होमवर्क दे रहे हैं? बस मैथ का कुछ क्वेश्चंस बना लेने हैं, सोशल साइंस कुछ याद कर लेने हैं, साइंस का आपको ऑब्जेक्टिव कुछ याद करके आने हैं। तो जाओ स्कूल में, बात समझ रहे हो? स्कूल में जा करके मेरा होमवर्क बनाओ। बात समझ रहे हो? स्कूल में जाओ, जब भी तुमको खाली समय मिल जाए उसमें क्या करो? मेरा होमवर्क बनाना। इसके पापा बोले समझाना है इसको। इसको लगता है कि ये समझाने वाला लड़का है। दे रखो, बढ़िया स्टाइलिश बच्चा है। तो स्कूल जाओगे? जाओ स्कूल में जाके मेरा काम करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टीचर बोले क्या करो, तो टीचर देखो, गवर्नमेंट टीचर भी क्या होते हैं? अच्छे होते हैं। वहां पे जाओगे, तुम पढ़ाई करोगे तो कोई टीचर आपको नहीं बोलेगा। वो हो सकता है कि वो आपको हेल्प कर दे, आपको नहीं है तो स्कूल में जाके पढ़ाई करो। अब स्कूल में तुम जा करके वो दो चार को तो फालतू दोस्त है कर दे रहेगा, जा कहेगा तो भाई यही गोली जमा देते हैं, गोली तो कहां से होगा? जाओ बैठो, पढ़ने जाना है। इतना भी बाबू हम ज्यादा आपको होमवर्क नहीं दे रहे हैं, अभी होमवर्क अभी देंगे, समझ रहा है? ये मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल या हल्का भूरा होता है। मरुस्थलीय जो मृदा होता है उसके मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल या हल्का भूरा। मरुस्थलीय मृदा पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा और दक्षिणी पंजाब में पाई जाती है। आपसे पूछेगा, ए बाबू ध्यान दो, मरुस्थलीय मृदा कहाँ पे पाया जाता है? तो कहाँ पे? पंजाब में, राजस्थान में, सौराष्ट्र में, कच्छ में, पश्चिमी हरियाणा में और दक्षिणी पंजाब में। यहाँ पे कौन सा मृदा पाया जाता है? कभी कभी तुमसे आगे ध्यान दो। बुरा मरुस्थलीय मृदा में वनस्पति और उर्वरक का अभाव पाया जाता है। ध्यान से समझे, जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है उसमें पेड़ पौधे आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, और उसमें उर्वरक क्षमता, मतलब उसमें फसल उगने की क्षमता बहुत ही कम होती है। ठीक है?
मरुस्थलीय मृदा में सिंचाई की व्यवस्था कर कपास, चावल, गेहूं का भी उत्पादन किया जा सकता है। मतलब जो बालू वाला मिट्टी है, मरुस्थल वाला जो मिट्टी है, उसमें आप सिंचाई का प्रबंध करके, पानी का प्रबंध करके उसमें आप कपास की खेती कर सकते हैं, चावल की खेती कर सकते हैं, गेहूं की कर सकते हैं, और इन सब की आप क्या कर सकते हैं जी, उत्पादन वहां से कर सकते हैं। लेकिन कब? सिंचाई का प्रबंध करने के बाद। सिंचाई मतलब पानी की व्यवस्था करने के बाद। जैसा वही रोपनी होता गांव में, तो अगर बरखा ना हुई तो लोग मशीन से पानी चला होता कि ना, और मान लो मशीन ना रही तो सब लोग के खेत बोआई ना बोआई। भगवान जी कामे भर बरखा बता रहे, जाना से खाली माटी जौन भाई गीला नहीं खे हो। तो अभी जितना बारिश हो रहा है, इस बारिश में धान की खेती नहीं हो सकती है। तो अभी हम लोग के पास सिंचाई का प्रबंध है, तो क्या होगा, बारिश नहीं भी होगा तो हम लोग पंप से, मशीन से पानी खेत में पहुंचाएंगे, सिंचाई व्यवस्था करेंगे, और सिंचाई के तहत हम लोग चावल की क्या कर पाएंगे, खेती कर पाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे पर्वतीय मृदा। ए बाबू, पर्वतीय मृदा ध्यान दो। पर्वतीय मृदा पर्वतीय और पहाड़ीय क्षेत्र में देखने को मिलता है। जो पर्वतीय माटी होता है वो कौन से क्षेत्र में देखने को मिलता है, तो पर्वतीय और पहाड़ीय क्षेत्र में देखने को मिलता है। पर्वतीय मृदा के ढलानों पर फलों के बागान एवं नदी घाटी में चावल का लगभग सभी क्षेत्र के उत्पादन किया जाता है। ध्यान से समझो। अब ये जो पहाड़ी होता है, पहाड़ी या पर्वत, उसका जो ढलान वाला होता है, ढलान वाला, तो ढलान वाले में फलों के बागान, माने फल के बागान लगाए जाते हैं, एवं नदी घाटी में, जहां से नदियां निकलती हैं उसको हम क्या बोलेंगे, नदी घाटी। और नदी घाटी में चावल का लगभग सभी क्षेत्र में उत्पादन किया जाता है। जहां पे नदी घाटी होता है वहां पे चावल का क्या किया जाता है, सभी उत्पादन किया जाता है, खेती की जाती है। और उसका पहाड़ी का जो ढलान वाला क्षेत्र होता है उसमें हम लोग फलों की खेती करते हैं या फलों की उत्पादन करते हैं। कोई दिक्कत होगा तो बताना मेरे को, हम दिक्कत आपका ठीक कर देंगे। आ जाओ। भूमि उपयोग को निम्न वर्ग में बांटा गया है। भूमि के उपयोग को निम्न वर्ग में बांटा गया है। वन विस्तार यानी वन यानी जंगल, जंगल के विस्तार के लिए भूमि को बांटा गया है। कृषि अयोग्य बंजर भूमि, जिसमें खेती नहीं हो रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, कृषि अयोग्य बंजर भूमि। गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि, यानी जो ऐसा भूमि जिसपे हम लोग खेती नहीं करते हैं। अस्थाई चारागाह एवं गोचर भूमि, मतलब अस्थाई चारागाह भूमि बनाया गया है पशुपालन के लिए। बाग बगीचे एवं उपवन में संलग्न भूमि, बाग बगीचा के लिए अलग भूमि बनाया गया है। कृषि योग्य बंजर भूमि जिसका प्रयोग 5 वर्ष से न हुआ हो, मतलब कृषि योग्य भूमि है लेकिन 5 साल से उस पर खेती नहीं किया गया हो। वर्तमान प्रति भूमि, जो वर्तमान प्रति भूमि का मतलब क्या है कि खेत पे फसल हाल फिलहाल में उसमें फसल नहीं उगाया गया है, उसको हम क्या बोलेंगे, वर्तमान प्रति भूमि। जैसे कोई कोई होता नहीं, अपना खेत खाली छोड़ देता है, फसलों में नहीं बोता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्तमान प्रति भूमि। वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त वह प्रति भूमि जहां 5 वर्ष से खेती न हुआ हो। अभी इसको ऊपर भी हम लोग देखें, आगे है शुद्ध बोई गई भूमि, ऐसा भूमि जिससे फसल की उगाई जाती है। जैसे आप लोग मेरे घर के पीछे देख लो, ऐसा भूमि आपको बहुत सारा देखने को मिल जाएगा। प्रति भूमि आपको देखना है, वो साधु चाहे SSS साधु शाह साधपुर, उनके जो नील है उसके सामने वाला जो भूमि है वो क्या है, प्रति भूमि है। वो लगभग 5 साल से क्या पड़ा हुआ है, प्रति पड़ा हुआ है। ये तुम सबके पास नॉलेज है भैया, नहीं भाई 6 साल से, भैया भैया 6 साल से, लेकिन अपना क्वेश्चन आंसर याद करना वो नहीं याद है।
भूमि उपयोग के दो प्रमुख कारक निर्धारित करते हैं। ध्यान से देखो रे, भूमि के उपयोग को दो प्रकार कारक निर्धारित करते हैं, एक भौतिक कारक और एक मानवीय कारक। भौतिक कारक भू आकृति, जलवायु और मृदा। भूमि का आकार, जलवायु, वातावरण और मृदा। दूसरा है मानवीय कारक, जनसंख्या घनत्व, औद्योगिक क्षमता, संस्कृति एवं परंपरा। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि भूमि उपयोग के दो प्रमुख कारक कौन से निर्धारित किए गए हैं, तो कौन, भौतिक कारक और मानवीय कारक। भौतिक कारक में कौन आएगा, भू आकृति, जलवायु और मृदा। और अपना मानवीय कारक में कौन आएगा, जनसंख्या घनत्व, औद्योगिकी क्षमता, संस्कृति एवं परंपरा। भूमि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, हम लोग कुछ लोग मेन पॉइंट पढ़ेंगे भूमि के संबंध में, ठीक है। अच्छा, पीछे वाला बेंच नो शैतान हिले आज बाबू ना कस के पिट देंगे, कल वाला बात नहीं है। आ जाओ। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में के मात्र 93 यानी 93% भाग ही भूमि उपयोग का आंकड़ा उपलब्ध है। मतलब ध्यान से समझो रहे, आप ध्यान से समझो, ध्यान दो। बोल रहा है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र, भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है कितना भाई, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के मात्र 93% भाग ही भूमि उपयोग का आंकड़ा उपलब्ध है। मतलब जितना भूमि है उसका मात्र 93% ही भूमि के उपयोग के लिए आंकड़ा क्या है भाई, अपने पास उपलब्ध है। जम्मू कश्मीर में पाक अधिकृत तथा चीन अधिकृत भूमि का सर्वेक्षण नहीं हो पाया है। जो मतलब जम्मू कश्मीर में जो पाक, हमारे जो पाक मतलब पाकिस्तान, पाक मतलब देखो, पाक मतलब ये बोला पाकी, और तो जो पाकिस्तान है उससे पूरा पाकी है नहीं है, समझ रहे। पाकिस्तान मतलब, अच्छा देखो अभी एक ना अपने देश में ना एक महत्वपूर्ण मुद्दा छिड़ा हुआ है। आपको पता है कि सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी अभी जंतर मंतर पे दिल्ली में क्या कर रही है भाई, आंदोलन कर रही है। बेसिकली शिक्षा मंत्री को क्या इस्तीफा के लिए। अब वहां पे अगर तुम सब देखा होगा सब, तो भारत के एक नामी व्यक्ति हैं जिनपे एक मूवी आया था, 3 इडियट मूवी। आप देखे हो 3 इडियट, जिसमें ना एक रैंचो कैरेक्टर है, क्या है, रैंचो। तो रैंचो कैरेक्टर जो है वो वांगचुक सर का है कैरेक्टर, उनकी सोनम वांगचुक का कैरेक्टर वो प्ले कर रहा है। और सोनम वांगचुक जो है ना, ये भारत के एक क्या है, साइंटिस्ट है, ये बहुत सारे रिसर्च किए हुए हैं। और ये ना शिक्षा मंत्री के इस्तीफा के लिए पिछले 18 दिन से भूख हड़ताल पे है, ठीक है। और ना बहुत सारा जो है ना लोग जो है, मतलब पढ़े लिखे अनपढ़ व्यक्ति, उनको लग रहा है ना कि ये पार्टी वाला काम कर रहा है। वो व्यक्ति भाई हमारे तुम्हारे लिए, हमारे भाई बहन के लिए, तुम्हारे लिए वो धरने पे बैठे हुए हैं कि भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें क्या हो, बदलाव आए। और वो व्यक्ति भाई 18 दिन से भूखा है। और आज भी देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या है बाबू, उनको ना राजनीतिक से जोड़ रहा है। तो ऐसे जब लोग का ना कुछ हो जाता है इस क्रम में, तो ना जो व्यक्ति आगे आने वाले हैं, देश को सपोर्ट करने वाले, वो ऐसे लोग कभी भी नहीं आएंगे। तो ना हम लोगों को ना, अभी तो मान लो कि मेरा उम्र है, ऐसे लोगों का ना हमें सपोर्ट करना चाहिए, राजनीतिक से ऊपर उठ करके। सोचो वो व्यक्ति है। और अभी देखो, अभी जो भी देश के मंत्री वगैरह जो भी है, वो इनका सपोर्ट करना चाहिए भाई। जो भी जनता है इन सबको राजनीतिक छोड़ करके व्यक्ति का सपोर्ट करना चाहिए।
जनता पार्टी से आपको नहीं मतलब है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अभी तो ये मामला आपको भी पता है कि भारत में लगभग जितने भी एग्जाम होते हैं उसका 70% जो एग्जाम होता है उसका पेपर क्या हो जाता है, लीक हो जाता है। और उस पेपर लीक के कारण ही सोनम वांगचुक सर क्या है जी, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। वो 18 दिन हो गया। तो हम सबको ना वैसे लोगों का क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। नहीं तो भविष्य में जब आगे हम बढ़ेंगे ना तो ऐसे लोग हमारे लिए खड़ा नहीं होंगे। क्या सोनम वांगचुक सर अपने बच्चे के लिए खड़ा हुए, देश के बच्चे के लिए खड़ा हुए? तो हम हुए या फिर कोई भी व्यक्ति है कि जो ना राजनीतिक से उठ करके उनको हमको क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, इन पे एक सोचो, जिस व्यक्ति पे एक मूवी बना हुआ है 3 इडियट, उस समय का मतलब ब्लॉकबस्टर मूवी है। और आज जो हीरो लोग कैरेक्टर किया था सोनम वांगचुक सर का, वो उनके विषय में नहीं बोल रहे हैं। लेकिन उसमें एक कैरेक्टर, तुम सब चतुर का कैरेक्टर देखा होगा सब, वो बेसिकली विदेशी एक्टर है, एक्टर, वो उनके सपोर्ट में बोल रहा है। आमिर खान उन पे क्या बनाए थे, मूवी बनाए थे। बहुत सारे बच्चे जब वो मूवी देखे थे तो वो आइडियोलॉजी हो गए थे हमारे। फिर भी हम लोग आज भी बहुत सारे लोग राजनीतिक के चक्कर में आके ऐसे लोग को हम क्या करेंगे, खो देंगे। तो ऐसे लोगों का सबको क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। आप देखो राजनीतिक में आप कहाँ पे हो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब ऐसा लोग आपके बच्चे के लिए आवाज उठाए तो हम सबका दायित्व बनता है कि उनका हम लोग क्या करें भाई, सम्मान करें, उनको सपोर्ट करें। ठीक है, तो चलिए, आपको बोल रहे ये तो हो गया। बोल रहा है कि जम्मू कश्मीर में पाक अधिकृत और चीन अधिकृत भूमि का सर्वेक्षण नहीं हो पाया है। जो पाकिस्तान कुछ भूमि को हमारे कब्जा में करके रखा है या फिर जिसपे अभी तनाव चलते रहता है, और चीन जिस भूमि पे कब्जा करके रखा और जिसपे तनाव चलते रहता है, आ जाओ सब, उस भूमि का अभी तक सर्वेक्षण नहीं किया गया है। आ जाओ बाबू, क्या दिक्कत है? चली गई सब, तुमसे काम है क्या वो सब? क्या हुआ बाबू, अभी है सब क्या? बुला के लाओ तो, बुला के लाओ उन दोनों को। नहीं, उस सबको बुला के लाओ। हम आएंगे तो बोलो फिर पिटेंगे। तो छोटा बच्चा सब हमसे डराता का है, तुझे को डर लगता है? एक मिनट, अभी उन लोग को तो आवाज नहीं बाबू। एक बात कहें। हाँ भाई रास्ते में ना जाता ठीक है, हम मिलते हैं उन लोगों से। ठीक है, जा रहे थे ना तो रोशन के गोद पर साइकिल चला दिया, हम लोग जा रहे थे ना तो बीच में से घुस के चल गया। अब बोला तो ठीक है, क्या ठीक, करेगी। कल हम मिलते हैं। आ जाओ बाबू, मतलब ये सब छोटा छोटा कंप्लेन है, समझ रहे हो कि भैया हम लोग, छोटा वाला है, हम लोग रास्ते में जा रहे थे ना तो एक ना मेरे पे ना साइकिल चढ़ा दिया। तो साइकिल चढ़ा दिया ना, फिर हम लोग बोले ना तुरंत तुम क्या कर लोगी, तो हम कल उन लोगों को बताते हैं क्या हम लोग कर लेंगे। उन लोग को ना डराना है कल एकदम हेवी वाला। एक तो लड़की से बदतमीजी किया है, कोई भी है उसको सजा मिलेगा। बोला कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 54% भूमि कृषि योग्य है। भारत में जितना भी भूमि है, कितने प्रतिशत भूमि पे खेती होता है भाई, कृषि कितने प्रतिशत भूमि पे होता है, 54%। पंजाब एवं हरियाणा में कुल भूमि के 80% भाग पर खेती होती है। मतलब पंजाब और हरियाणा में जितना भूमि है उस भूमि के 80% भाग पे क्या होता है, खेती होता है। जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,
एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र में खेती होती है। एक है जहां पे 80% खेती हो रहा है, एक जहां पे 10 से कम प्रतिशत हो रहा है। और पूरे भारत में कितने प्रतिशत भूमि पे खेती होती है भाई? 54%। किसी भी देश में ये वर्ग, जैसे आप मान लो ना, ये भारत का, आपको तो पता है ये भारत का जितना भी भूमि है, तो ये मान लो भारत का भूमि है, तो इस भारत के भूमि पर ना 54%, जैसे मान लो आधा ये हो गया, इसका आधा हो गया, और आधा से थोड़ा सा अधिक भाग, मतलब ये 54% भाग हो गया। 54% भाग पे क्या होता है? खेती होता है। ठीक है, भारत में जितना भी भूमि है उसके 54% भाग पे खेती किया जाता है। वैसे वहीं पे अगर बात कर लो, हरियाणा और पंजाब में जितना भूमि है उसके 80% भाग पे क्या होता है? खेती होता है। और वहीं अगर तुम बात कर लो तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम भूमि पे खेती बाड़ी होता है। ठीक है, किसी भी देश में पर्यावरण संतुलित रखने के लिए उसके क्षेत्र के 33% भूभाग पर वन विस्तार वांछित है। अगर कोई भी देश है उसको पर्यावरण से संतुलित रखना है तो उसके 33% भाग पे क्या होना चाहिए जी? वन होना चाहिए, जंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जंगल होना चाहिए। वर्तमान में 20% भूभाग पर वन विस्तार है। अगर भारत की बात करें तो वर्तमान में कितने प्रतिशत भूभाग पे है जी? 20% भूभाग पे वन का विस्तार है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में बनाया गया, और ये कब बनाया गया था भाई? 1952। अब है भू संरक्षण। अभी ज्यादा है क्या? चलो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्लास को समाप्त करते हैं। इसके बाद से भू संरक्षण से हम लोग का कल से अध्ययन होगा। ठीक है, चलिए इस चैप्टर को यहाँ पे ही खत्म करते हैं, मिलते हैं कल के क्लास में।